नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के दूसरे पेपर के बारे में। जियोग्राफी के सेकंड पेपर में आपको एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट के बारे में जानना होता है। एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट का मतलब होता है एक प्रकार से कि जो भौगोलिक विचारधारा रही है उसमें किस तरीके से एक प्रकार से तमाम प्रकार के विद्वान आए विभिन्न देशों के, जिन्होंने इसके विकास में योगदान दिया। कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूँ एक शब्द में तो हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट भी इसको कह सकते हैं, या केवल जियोग्राफिकल थॉट भी आप इस पेपर को कह सकते हैं। यानी कि अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरीके से चीज़ें आती रहती हैं, तो उसको लेकर के बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 में जो आपका एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट पढ़ना पड़ता है, ठीक है, सेकंड पेपर में खास करके जो है जियोग्राफी के सेकंड पेपर में आपको पढ़ना पड़ता है एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, यानी कि भौगोलिक चिंतन का विकास क्रम। अगर इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोलें तो भौगोलिक चिंतन का विकास क्रम बोलेंगे, या भौगोलिक विचारों का मूल्यांकन बोलेंगे, या भौगोलिक विचारों का इतिहास बोलेंगे। ऐसे कई नाम इसको आप दे सकते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। महासंग्राम रिवीजन क्लास है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए। इससे पहले पेपर 1 की वीडियोस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं महासंग्राम रिवीजन क्लास की, तो नहीं देखी है आपने तो प्लीज़ जा करके उसको देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और जो बच्चे ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव मॉडल लेवल भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी देख लें। यानी कि दोनों विद्यार्थियों के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए मैंने लेक्चर उपलब्ध करवा दिया है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं महत्वपूर्ण जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत ही इफेक्टफुल और प्रभावी वीडियो मैं देता हूं, जिससे आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बताता हूं आते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, प्राचीन भारतीय शास्त्रों में वर्णित भूगोल के दो पक्षों का उल्लेख करें। यानी प्राचीन भारतीय जो एक प्रकार से स्रोत हैं, या प्राचीन भारतीय जो शास्त्र हैं, तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में भूगोल के जो दो पक्ष हैं उनका उल्लेख करें। तो प्राचीन भारतीय शास्त्रों में भूगोल को या भूगोल के दो प्रमुख पक्षों की अगर बात की जाए तो पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, इसके मूल तत्व और अन्य ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, इन सभी के बारे में पहला पक्ष इसका अध्ययन करता है, यानी खगोल शास्त्र का। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का के मूल में कौन से तत्व हैं, पृथ्वी के जो अन्य ग्रह हैं, मतलब पृथ्वी के साथ वाले अन्य ग्रह हैं, उन ग्रहों का, उन नक्षत्रों का क्या संबंध है, पूरा ग्रह, नक्षत्र और सौरमंडल सब पूरा व्यवस्थित आप अध्ययन पाएंगे, ठीक है, भारतीय धर्म ग्रंथों में। और दूसरा जो एक प्रकार से होता है वो होता है जो है भूतल पर, ठीक है। भूतल की विशेषता, बृहत्तर भारत के विभिन्न जनपदों के भौगोलिक विस्तार तथा पर्वतों नदियों का विवरण। तो एक तो मिलता है भाई पृथ्वी, और एक मतलब खगोल विज्ञान के बारे में, और एक भूगोल के बारे में। अब भूगोल के बारे में विस्तार खास करके पर्वत कहाँ कहाँ पर कौन है, जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, भारतवर्षे, आर्यावर्त देशांतर्गते, या ऐसे गंगा च मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सानिधिं कुरु, ठीक है, सर्वे समुद्रा सरतस्य तीर्थानि जलदा नदा। इस तरीके के वेदों में कई श्लोक मिलते हैं, या शास्त्रों में कई श्लोक मिलते हैं जो कि यहाँ की नदियों के बारे में, गंगा च क्षिप्रा गोदावरी सरस्वती, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम प्रकार की नदियों के बारे में, तमाम प्रकार के पर्वतों के बारे में, हिमालय के बारे में वर्णित किया गया है, ठीक है। कैलाश पर्वत के बारे में, कई प्रकार के दक्षिण जो महासागर है उसके बारे में रामायण में मिलता है, हिंद महासागर के बारे में, ठीक है, विस्तार से जानकारी मिलती है, ठीक है। और उस पर पुल वगैरह बनाया था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, ठीक है, सेतु बनाई थी। तो इन सभी का वर्णन भी आपको मिल जाएगा। तो प्राचीन भारतीय शास्त्रों में दो तरीके से या दो पक्ष जो है भूगोल के बल देता है, एक तो खगोलीय पक्ष और दूसरा भूगोलीय पक्ष, ठीक है, दोनों पर बल दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल आर्य में किसके पूजक थे। यानी ऋग वैदिक काल में आर्य थे। आर्य जो थे एक विदेशी परंपरा तो नहीं है आर्य, चूंकि ये आए तो कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया से आए, कुछ लोग कहते हैं कि ये उत्तर से आए, लेकिन बेसिकली जो पहले वैदिक काल में जो उत्तर भारत की जो प्रजातियां रही हैं वो आर्य कहलाती हैं, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल यानी ऋग्वेद में, ऋग्वेद एक प्रकार से सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें आर्य जो थे वो अग्नि के पूजक थे, यानी अग्निदेव की पूजा करते थे। अग्नि को सभी देवताओं का पुंज या स्रोत मानते थे, कि सभी देवताओं के एक प्रकार से स्वामी, एक प्रकार से यही अग्नि है, या अग्नि की पूजा कर लें तो सारे देवताओं की पूजा हमने कर ली, ठीक है। तो यज्ञ वगैरह हुआ करती थी। इसके अलावा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यांत्रिक दृष्टिकोण क्या है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के यांत्रिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो इसके अनुसार सृष्टि की रचना जो है आदि पुरुष से हुई है, और मतलब ब्रह्मांड की आत्मा या नाभिक माना जाता है आदि पुरुष को।
उसके यज्ञ के द्वारा विभिन्न भागों में विखंडित होने से हुई है। पृथ्वी, आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र सभी उस आदि पुरुष के विभिन्न अवयवों के विखंडन के परिणाम स्वरूप हुए हैं। अच्छा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो यांत्रिक दृष्टिकोण है वो बताता है कि विखंडन के स्वरूप। और बिग बैंग थ्योरी जो आई है वो भी यही बताती है, जो कि जॉर्ज लेमेंतेरे ने दी थी बिग बैंग थ्योरी। आपको पता होगा ये चर्च के पादरी थे बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इन्होंने एक प्रकार से बिग बैंग थ्योरी दी। बिग बैंग थ्योरी बेसिकली कहती क्या है? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है मेरे भाई, बिग बैंग थ्योरी बताती है कि भाई एक पिंड होता है, गोला होता है, उसी गोले में एक प्रकार से क्या होता है, घनत्व तो लगातार उसका बढ़ता जाता है। घनत्व का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं अब कोई भी, मैं अभी बोतल ले लूँ, 1 मिनट के लिए ये बोतल है मान लेते हैं। अब इस बोतल को, ये बोतल फैली हुई है, ये यानी घनत्व इसका बहुत कम है, ठीक है। अब इसका घनत्व अगर मुझे कम करना है तो क्या करेंगे, हम इस बोतल को ऐसे ऐसे दाबेंगे, ठीक है। या हमने ऐसे दाब दिया इसको, तो यहाँ पर वायु चूँकि भरी हुई, स्थान घेरती हवा, तो ये यहाँ पर अब देखिए इसको दाब दिया। अब इसको हमने कैसे कर दिया, ये देखो, ठीक है। ये घनत्व तो इसका अभी तक लंबी चौड़ी थी बोतल, एक आकार था, लेकिन अब इसका घनत्व कितना हो गया, बहुत घना हो गया ये, ठीक है। ये तो यही घनत्व होता है, यानी कि कितनी, मतलब कोई वस्तु कितनी घनी है, कितनी ठोस है, वही उसका घनत्व होता है, ठीक है। चलो बोतल ख़राब हो गया, डांट तो पड़ेगी, लेकिन चलो आपको घनत्व तो समझ में आया कि बेसिकली घनत्व क्या होता है। तो घनत्व क्या होता है भैया? घनत्व यही होता है कि कोई वस्तु कितनी घनी है। तो जो एक गोला था वो लगातार एक प्रकार से उसके जो अणु थे वो केंद्र की ओर जा रहे थे, केंद्र की ओर जा रहे थे लगातार। जब ये प्रक्रिया चलती रही कई वर्षों तक, विभिन्न हजारों वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, और आपस में जब गोला बहुत ज़्यादा घनत्व उसका बढ़ जाता है, ग्राम से विस्फोट होता है, और उसके जो उस गोले के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो कोई ये मंदाकिनी, कोई वो मंदाकिनी, कोई सौरमंडल बना, कोई पृथ्वी बना, इस तरीके से पूरे संपूर्ण में फैल गया। ये है विखंडन का सिद्धांत, जिसको आप बोलते हैं खास करके बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत या महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया। और यही बात आप यहाँ पर भी देखेंगे कि भाई जो भी इन सभी से उत्पत्ति विखंडन से हुई है, कुल मिलाकर के सृष्टि के आदि पुरुष हैं, उन्हीं से एक प्रकार से सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई। क्लियर? आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है चौथा नंबर, हिरण्यगर्भ की संकल्पना किससे मेल खाती है? तो MS अली कहते हैं कि हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मांड का मूल है, संकल्पना नेबुला से मेल खाती है। नेबुला जो एक प्रकार से सिद्धांत दिया गया उससे, आधुनिक सिद्धांतों का आधार है, और सृष्टि चक्र का भूगर्भिक काल दंड के लगभग समान है। कुल मिलाकर के हिरण्यगर्भ का मतलब समझते हैं क्या होता है? पृथ्वी से निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं वही हिरण्यगर्भ कही जाती है। हिरण्यगर्भ समत्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका सीता सदाधार पृथ्वी धाम मुताम कब्बिसा हबिसा विध्यम। इस तरीके से वेदों में एक प्रकार से हिरण्यगर्भ के बारे में बताया गया है। 5वां क्वेश्चन, हालांकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा नहीं। अगला प्रश्न, पुराणों में भारतवर्ष को कितने खंडों में विभक्त किया गया है? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो पुराणों में भारतवर्ष को कई खंडों में, बेसिकली 5 खंडों में इसको बांटा गया है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उदीच प्रदेश, तीसरा है प्राच्य प्रदेश, चौथा दक्षिणापथ और 5वां है अपरांत। तो ये एक प्रकार से 5 खंडों में पुराणों में भारत को बांटा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, सप्त सैंधो प्रदेश क्या है? पुराणों में भारत में सप्त सैंधो प्रदेश के बारे में वर्णन है। सप्त सैंधो से तात्पर्य क्या होता है? वैदिक युग से ही आर्य क्षेत्र को सप्त सैंधो पुकारा जाता है, यानी कि जहाँ पर आर्य रहते थे उसी एरिया को सप्त सैंधो प्रदेश या सप्त सिंधु बोलते हैं। पहले इसे पंजाब की 7 नदियों से जोड़ा जाता था, यानी पंजाब में 7 नदियाँ कौन सी हैं? गंगा च यमुना चयो गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी सरस्वती। इस तरीके से क्या है श्लोक है, गंगा च यमुना चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिनिम सानिधिम कुरु। ये जब एक प्रकार से कलश आवाहन का मंत्र होता है तो ये मंत्र बोला जाता है। गंगा, चूँकि ये 7 नदियाँ जो हैं ये बड़ी पवित्र मानी गई, गंगा च यमुना चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये इतनी नदियाँ जो हैं बड़ी फेमस मानी जाती हैं, और वेदों में भी इनका उल्लेख है, वैदिक युग से ही ये जानी जाती है। तो गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी और सरस्वती, ये एक प्रकार से सप्त सैंधो प्रदेश जो हैं इन्हीं के घाटियों में बसे हुए हैं, इन्हीं के बीच में इधर उधर बसे हुए हैं। ऐसे प्रदेश जो इन 7 नदियों के बीच में बसे हैं उन्हीं को सप्त सैंधो प्रदेश कहते हैं। अब इस समय पंजाब इसका नाम किस लिए पड़ा? पंजाब वाला एरिया, पंजाब का एरिया जो है वो 5 नदियों के बीच में पड़ता है, इसीलिए उसको पंजाब कहते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको पंजाब कहते हैं। तो पंजाब एक बेसिकली अगर बात की जाए, पंजाब मतलब 5 नदियों के बीच की भूमि, और सप्त सैंधो प्रदेश मतलब 7 नदियों के बीच की भूमि। क्लियर? आगे देखते हैं। चिनाब झेलम हो तो पंजाब के में आपको अलग नदियाँ मिलेंगी। हालांकि 7वां क्वेश्चन आ चुका है, सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी व्यास कितना बताया गया पृथ्वी का?
तो सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी का व्यास 1600 योजन बताया गया है। परिधि का परिमाप लगभग जो है 3.16 गुना है। परिधि क्या होती है? देखिए परिधि जो होती है ये इस प्रकार से होती है। परिधि का मतलब क्या होता है? ये जो लंबाई होती है ये, यानी इसकी पूरी परिधि 2πr ये परिधि होती, ठीक है। यानी पूरी लंबाई इसकी, यानी एक गोले की पूरी जो बाहरी आवरण है इसकी लंबाई को परिधि कहते हैं। परिमाप भी इसी को कहते हैं। परिमाप किसका होता है? जैसे परिमाप ये हो गया, एक आयत है तो आयत का परिमाप क्या होगा? लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि 1 2 इनको सभी को जोड़ लो तो ये आपका 1 होगा, ये 2 होगा, तो 2 2 4 और 2 6, इस तरीके से ये हो जाएगा 6 इसका परिमाप, ठीक है। 6 मीटर, चूँकि 2 मीटर ये लंबा, 2 मीटर ये लंबा, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो 6 मीटर आपका परिमाप हो जाएगा। ऐसे ही आपका वृत्त होता है। वृत्त की एक प्रकार से मान लेते त्रिज्या 4 है। त्रिज्या मतलब ये वाली एरिया, ठीक है, ये 4 होती है। अब एक प्रकार से जब 4 त्रिज्या हो गई तो इसका सूत्र क्या होता है? 2πr, ठीक है। अब r त्रिज्या है तो r के स्थान पर हमने 4 लिख दिया, और पाई का मान कितना होता है? 22/7, ठीक है। मान लेते त्रिज्या 7 मीटर थी, तब कट जाएगा 7 मीटर, 7 7 काट दो, बाई दूना 44, यानी कि 44 क्या हो जाएगा? इसका पूरा ये हो जाएगा, इसकी लंबाई जो है 44 हो जाएगी। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो परिधि उतनी है, परिधि का परिमाप जो है उतना है। 1600 योजन एक प्रकार से इसका व्यास है। व्यास का मतलब क्या होता है? यानी कि एक तरफ से खोदो और दूसरे तरफ तक चले जाओ, यानी कि वृत्त की वह त्रिज्या जो कि एक प्रकार से वृत्त की वह त्रिज्या जो कि वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, मतलब वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के आती है, वृत्त की व्यास कहलाती है। जीवा जैसे कि कोई भी ये भी जीवा कहलाएगी, ये भी जीवा हो गई, ये भी जीवा हो गई, लेकिन जब एक प्रकार से केंद्र से होकर के वहाँ पर जाएगी तो उसी को व्यास बोलेंगे। यानी त्रिज्या का एक प्रकार से दुगुना होता है व्यास, ठीक है, 2d। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको ध्यान में आ गई होंगी। तो इससे पृथ्वी की आकृति गोलाभ मानी जाती है, यानी पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाभ है या लक्षुआभ है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में प्राचीन अवधारणा क्या थी? सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में प्राचीन भारतीय मनीषियों की अवधारणा थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी कई द्वीपों में बटा हुआ है, ऐसा मानना था। और पृथ्वी में तमाम प्रकार के द्वीप हैं, ठीक है, जिसमें पंच महाद्वीप और भी तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, ब्रह्मांड का पुराण के अनुसार, मतलब ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सूर्य का विस्तार बताएं। तो ब्रह्मांड पुराण के अनुसार सूर्य जो है 9000 योजन में विस्तृत है, 9000 योजन में फैला हुआ है। उसका मंडल उससे 3 गुना और बड़ा है। मंडल मतलब कि जो उसकी एरिया होती किनारे किनारे वाली, सूर्य तो मान लेते ये गोला और इसके किनारे किनारे जो ये लपट होती है ऐसे ये एक प्रकार से इससे 3 गुना ज़्यादा फैली हुई है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में कितनी ऋतुओं का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में 5 ऋतुओं के बारे में बताया गया है। पहली ऋतु है बसंत, दूसरी है बसंत ऋतु जो फरवरी वगैरह के महीने में प्रारंभ होती है और मार्च अप्रैल तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु जो है मई जून जुलाई तक आती है। फिर उसके बाद में जुलाई के बाद में प्रेरित यानी वर्षा ऋतु आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में फिर शरद ऋतु आती है, ठीक है। शरद ऋतु मतलब कि थोड़ा सा जैसे जो नवरात्रि वगैरह का इलाका होता समय होता है वो दौरान। उसके बाद में हेमंत ऋतु आपका दिसंबर जनवरी फरवरी, मतलब दिसंबर या जो है नवंबर दिसंबर जनवरी, ये वाला एरिया जो होता है आपका हेमंत होता है। हेमंत ऋतु मतलब कि एकदम से ठंडी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रादेशिक समाकलन की संकल्पना किस पर आधारित है? तो प्रादेशिक समाकलन की जो संकल्पना है वो एक प्रकार से 19वीं शताब्दी में प्रचलित ऐतिहासिकतावाद पर आधारित है। किस पर है? ऐतिहासिकतावाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भूगोल में द्वैतवाद का विकास कब आरंभ हुआ? तो भूगोल में द्वैतवाद का वास्तविक विकास 17वीं शताब्दी में आरंभ होता है, जब वारेनियस 1622 से 1650 में अपनी पुस्तक सामान्य भूगोल में सर्वप्रथम भौतिक और मानव भूगोल के मध्य अंतर स्पष्ट करता है। तो उसी में द्वैतवाद की बात होती है। बेसिकली द्वैतवाद मैं आपको समझाऊं, जियोग्राफी में डुअलिज्म जो होता है, द्वैतवाद ये बड़ा फेमस रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही भूगोल को 2 भागों में बांटा गया, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच में एक प्रकार से द्वैतवाद रहा, यानी कि कुछ विद्वान भौतिक भूगोल के पक्ष में मत अपना रखते हैं, कुछ विद्वान इसमें। ऐसे ही प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल को लेकर के द्वैतवादी विचारधारा, यानी कि 2 प्रकार की विचारधारा, यानी 2 कैटेगरी में बांटना ही द्वैतवाद है बेसिकली, ठीक है। तो वो होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भूगोल में द्वैतवाद का आधार क्या है? देखिए द्वैतवाद के आधार कई हैं भूगोल में। भौगोलिक, ये प्रश्न द्वैतवाद से परीक्षा में हमेशा आता है, याद कर लीजिएगा।
तो भूगोल में भौगोलिक चिंतन के अध्ययन का मूल बिंदु मानव प्रकृति संबंध रहा है, यानी मानव और प्रकृति का संबंध, और मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन बेसिकली मानव भूगोल में किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक मानव पर, मानव का प्रकृति पर, जो मानव का मतलब कि प्रकृति का मानव पर और मानव का प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ता है उसी का विश्लेषण किया गया है, और यही विश्लेषण अध्ययन ही भूगोल में द्वैतवाद तथा विभाजन का आधार बना। और इस तरीके से मानव भूगोल और भौतिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल और एक प्रकार से प्रादेशिक भूगोल जैसी अवधारणाएं सामने आती गई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्रमबद्ध भूगोल से क्या आशय? क्रमबद्ध भूगोल क्या है? सिस्टमेटिकल जो ज्योग्राफी होती है उसमें किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, एक सिस्टमेटिकल वे में, एक वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है, वो होता है क्रमबद्ध भूगोल। दूसरा भूगोल है आपका प्रादेशिक भूगोल। क्या है? रीजनल जियोग्राफी, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रीजनल जियोग्राफी, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिकल जियोग्राफी। रीजनल जियोग्राफी के अंतर्गत अधिकांश भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है और किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिकल जियोग्राफी एंड रीजनल जियोग्राफी? तो क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध भूगोल में, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में अध्ययन किया जाता है। ये होता है एक प्रकार से दोनों में अंतर। तो बेसिकली अंतर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें। आगे देखते हैं जो भी प्रश्न नंबर हो। अगला प्रश्न, भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं? भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल बेसिकली आप लोग पढ़ करके आए हो फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने मानव भूगोल पढ़ा, ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ा। तो भौतिक भूगोल बेसिकली साइंटिफिक जियोग्राफी कहा जा सकता है। भौतिक भूगोल में आप पृथ्वी पर एक प्रकार से तमाम प्रकार की जो आपदाएं आती हैं उनका तो अध्ययन ही करते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य चंद्रमा का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के अलावा पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्तार कैसे हुआ, जल, महासागर, पर्वत, झरने, ये सब कैसे बने, ऐसे तमाम प्रकार के फैक्टर्स, बारिश कैसे होती है, या एक प्रकार से और भी जो इंफॉर्मेटिव चक्रवात कैसे आता है, ओलावृष्टि कैसी होती है, मौसम कैसे बदलता है, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आप यहाँ पर क्लियर करते हैं। जल विज्ञान, स्थल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ये सब भौतिक भूगोल के ही पार्ट में आप देखते हैं। भौतिक भूगोल भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या और अध्ययन करता है, साथ ही भूगर्भ शास्त्र, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन शास्त्र से भी जुड़ा हुआ है भौतिक भूगोल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है? 1850 के बाद। अब आप सोचोगे सर जी 19वीं शताब्दी लिखा है और आप 1850 का ही लिख रहे हो, बड़े ज्ञानी बन रहे हो। नहीं भैया, मैं ज्ञानी नहीं बन रहा हूँ। वास्तव में जो 19वीं शताब्दी है, जब 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का मतलब जानते हैं क्या होता है? 1800 से लेकर के 1900 के बीच का जो समय होता है वही एक प्रकार से 19वीं शताब्दी कहा जाता है। यानी 1801 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय 19वीं शताब्दी कहा जाता है। उत्तरार्ध का मतलब होता है उत्तर अर्ध, उत्तर माने बाद में और बाद का अर्थ, यानी कि 1850 के बाद, यानी 50 जो होता है अर्धक होता है, यानी उत्तरार्ध होता है, तो ये अर्ध होता है, और उत्तर मतलब बाद में, उत्तर और बिफोर बोलता तो पहले होता है, यानी कि अगर पूर्वार्ध बोलता तो यानी कि 1801 से लेकर के 1850 के बीच में, 1800 यानी उत्तरार्ध बोला यानी 1850 के बाद। तो यह विषय बहुत लोकप्रिय हुआ 1850 के बाद। इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं का विवेचन करती हैं। ये होता है भौतिक भूगोल। आप समझते हैं कि भाई मानव भूगोल क्या है? सब कुछ आप पढ़ करके आ रहे, फिर भी एक बार यहाँ पर देख लें। मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है? मानव भूगोल जो है पृथ्वी की सतहों तथा मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। यह 3 संघटकों के निकटतम रूप से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण करता है मानव भूगोल। दूसरी बात, मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं, तमाम प्रकार के संबंधों का पारिस्थितिकी विश्लेषण और प्रादेशिक संश्लेषण, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहली दोनों विषयों को जोड़ता है। इस तरीके से इसका अध्ययन होता है। मानव और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, एक दूसरे को, मनुष्य और उसका पर्यावरण कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और किस तरीके से क्रियाशील मानव जो होता है वो एक प्रकार से अपने बदलते परिवेश के साथ प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है, या प्रकृति एक प्रकार से किस तरीके से प्रभावित करती है मनुष्यों को, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है मानव भूगोल में, और मानव की जनसंख्या के बारे में बेसिकली।
अगला पॉइंट है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में क्या अंतर है। यही द्वैतवाद है, भौतिक भूगोल मानव भूगोल की बात करना, ठीक है, और प्रादेशिक भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की बात करना। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की भौतिक पर्यावरण से संबंध रखने वाली उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, जबकि मानव भूगोल में मानवीय तत्वों का राजनीतिक, ऐतिहासिक, आवासीय, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल में ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दीर्घोत्तरीय और अतिलघुत्तरीय में दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय में ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, एल्सवर्थ हंटिंगटन पर टिप्पणी करें और ईसा बोमेन पर टिप्पणी करें। इन दोनों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बेसिकली जो है ये एल्सवर्थ हंटिंगटन थे कौन, आखिरकार क्यों ज़रूरी हैं आपके लिए। ज़रूरी इसलिए चूँकि ये एक भूगोलवेत्ता हैं, ज़रूरी इसलिए है चूँकि इनसे प्रश्न परीक्षा में आता है। हंटिंगटन एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, जलवायु वैज्ञानिक भी ये रहे हैं। वह नियतिवादी विचारधारा यानी कि इन्वायरमेंटलिज्म मतलब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से संबंधित हैं, यानी कि ये नियतिवादी विचारधारा, प्रकृतिवादी विचारधारा से संबंधित हैं। एल्सवर्थ हंटिंगटन, ठीक है। आपको बता दूं, वातावरणीय निश्चयवाद के प्रबल समर्थक भी ये रहे हैं। हंटिंगटन के अनुसार सूर्य की स्थिति के कारण ही जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव सांस्कृतिक कारकों पर पड़ता है। हंटिंगटन की नियुक्ति 1907 में येल एक विश्वविद्यालय है, उसी विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के प्रोफेसर के रूप में, एक व्याख्याता के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। यहाँ पर येल विश्वविद्यालय में कब, 1907 में, किसकी, एल्सवर्थ हंटिंगटन की जियोग्राफी पढ़ाने के लिए, ठीक है। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। उन पुस्तकों की तो टिप्पणी करनी, तो यानी उनके बारे में थोड़ा बातें बता दें कि क्या किसके समर्थक, तो नियतिवादी समर्थक रहे हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन, और कई पुस्तकों का सृजन किया इन्होंने। पुस्तकों के नाम आप लिख दीजिएगा। अतिलघुत्तरी में कई पुस्तकों के नाम इनसे पूछे जाएंगे कि भाई एल्सवर्थ हंटिंगटन के किन्हीं 4 पुस्तकों के, किन्हीं 3 पुस्तकों के, किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखें। तो इसमें एशिया का स्पंदन यानी कि द पल्स ऑफ एशिया, 1907 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। बड़ी फेमस पुस्तक है, याद कर लीजिएगा। दूसरी पुस्तक इनकी है पैलेस्टाइन एवं उसका रूपांतरण, पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। इस पुस्तक का प्रकाशन 1911 में हुआ, 1911 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसके बाद में तीसरी पुस्तक जो इनकी रही है सभ्यता और जलवायु यानी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, 1915 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। 1915 में ये पुस्तक बड़ी फेमस रही है इनकी। चौथी पुस्तक जो इनकी प्रकाशित हुई मानव भूगोल के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पुस्तक बड़ी फेमस इनकी पुस्तक है। और इस पुस्तक को लेकर के ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा की तैयारी करें तो भी आप इस पुस्तक को ध्यान रखिएगा, मानव भूगोल के सिद्धांत। पांचवी पुस्तक इनकी है मानव प्रजातियों के लक्षण यानी करेक्टरिस्टिक्स या करेक्टर्स ऑफ रेसेस, 1924 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। फिर इसके 3 सालों के बाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी मानव आवास, द ह्यूमन हैबिटेट। इस पुस्तक का प्रकाशन 1927 में हुआ। उसके बाद में लगभग 6 वर्षों के बाद में इनकी एक और पुस्तक आती है आर्थिक और सामाजिक भूगोल यानी इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी नाम की पुस्तक लिखते हैं। 1937 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, 1933 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और इसके बाद में इनकी जो अगली पुस्तक आती है वो लास्ट पुस्तक है सभ्यता के प्रधान स्रोत, मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन, 1945 में इनकी ये पुस्तक प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से इन्होंने कई पुस्तकों का सृजन किया जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये थे भैया एल्सवर्थ हंटिंगटन जिनके बारे में जानकारी मैंने दी, ठीक है। तो क्या थे ये भैया, एक भूगोलवेत्ता है, भूवैज्ञानिक है, जलवायु वैज्ञानिक है, नीतिवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। और इनकी ये पुस्तकें हैं। तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवीजन मतलब देख लीजिएंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और हालांकि डाउट बचेगा नहीं आपका कोई। दूसरी विद्वान के बारे में पूछा गया था ईसा बोमेन। ईसा बोमेन की अगर बात किए तो अपने जीवन काल में एंडीज़ पर्वत जो है ये एक वलित पर्वत है, ठीक है। एंडीज़ पर्वत, रॉकीज़ पर्वत, हिमालय, ये सब एक बड़े पर्वतों में नाम आता है। एंडीज़ पर्वत के क्षेत्र का भ्रमण किया इन्होंने और उसके आधार पर एक शोध पत्र तैयार किया। उस शोध पत्र का नाम है द जियोग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज़, द जियोग्राफी ऑफ द सेंट्रल एंडीज़ नाम का एक शोध पत्र तैयार किया। बोमेन प्रारंभिक काल में निश्चयवादी था, लेकिन बाद में संभववाद का प्रबल समर्थक हो जाता है ये ईसा बोमेन। तो कुल मिलाकर के ईसा बोमेन एक प्रकार से ये पॉसिबिलिज्म के बाद में समर्थक हो जाते हैं, लेकिन पहले ये प्रकृतिवादी विचारधारा को फॉलो करते थे। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि बड़ी फेमस रही हैं, उन पुस्तकों के बारे में जान देते चूँकि यहाँ से परीक्षा में पुस्तकों को लेकर के प्रश्न आते रहते हैं। देखिए पहली पुस्तक इसकी है द न्यू वर्ल्ड, राजनीतिक भूगोल की समस्याएं यानी द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, ये पुस्तक इसकी पहली है।
दूसरी पुस्तक है आटाकामा के मरुस्थलीय पदचिन्ह। आटाकामा का मरुस्थल भी बड़ा फेमस मरुस्थल है, आटाकामा मरुस्थल। तो इसके पदचिन्ह यानी डिजर्ट टेल्स ऑफ आटाकामा 1924 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1924 में। इसके 6 सालों के बाद में इसकी एक पुस्तक आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम से, इंटरनेशनल रिलेशंस नाम से पुस्तक लिखी 1930 में। फिर इसके 1 साल के बाद में अगले साल ही अग्रिम अंचल नाम की पुस्तक लिखता है, द पियोनियर फ्रिंग नाम की पुस्तक 1931 में। फिर उसके 6 सालों के बाद में एक पुस्तक आती है, बड़ी फेमस पुस्तक है, भूमि आवास की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ लैंड सेटलमेंट। ये पुस्तक इसकी बड़ी फेमस हुई है, 1937 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। यानी कि ये एक प्रकार से ईसा बोमेन की कुछ पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें हैं। परीक्षा में आपसे पूछेगा ईसा बोमेन के बारे में, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे थॉमस ग्रिफिथ टेलर। थॉमस ग्रिफिथ टेलर की अगर बात की जाए तो बड़े विद्वान में इनकी गिनती करी जाती है। इनके बारे में एक प्रकार से इनकी विचारधारा को स्पष्ट करें, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। बेसिकली यह नीतिवादी विचारधारा के समर्थक थे। कौन? ग्रिफिथ टेलर। लेकिन इसने नीतिवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा, यानी कि साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म कहा, और साइंटिफिक तरीके से इसकी व्याख्या भी प्रस्तुत इन्होंने करी। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को नव निश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म कहा, जिसको रुको एंड जाओ सिद्धांत के नाम से जानते हैं। रुको एंड जाओ निश्चयवाद कहते हैं, जो है स्टॉप एंड गो थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के ग्रिफिथ टेलर जो है वो रुको एंड जाओ सिद्धांत के प्रणेता हैं, नव निश्चयवाद के प्रणेता हैं, साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के प्रणेता हैं। किस भी पूछे तो आप आसानी से बता पाएंगे। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव जो है ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है और ऐसे ही कार्य करता है, मतलब कि मानव एक प्रकार से वाहनों की गति कम या अधिक तो कर सकता है, परंतु उसकी दिशा को नहीं बदल सकता। टेलर ने प्रजातियों के प्रवास से संबंधित विचारधाराएं प्रस्तुत करी। टेलर ने प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध स्थिर सिद्धांत या जोन स्टीरिया थ्योरी एक प्रकार से इसने दी। टेलर के अनुसार ना तो प्राकृतिक शक्तियाँ पूर्णतः नियतिकारी हैं और ना ही मानव प्रकृति का विजेता है। मानव पूर्ण रूप से प्रकृति को अपने अंडर भी नहीं कर सकता और ना ही प्रकृति एक प्रकार से मानव पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करती है। टेलर ने 1907 ईस्वी में अपनी पुस्तक आवर इबलिंग सिविलाइजेशन में भू शांति की विचारधारा प्रस्तुत की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। रुको एंड जाओ बेसिकली सिद्धांत ये कहता है कि भाई ना तो आप एक प्रकार से मनुष्य पर पूरा प्राकृतिक कंट्रोल होता है और ना ही प्रकृति पर या नियति पर। ठीक है, आप जो है मनुष्य ना तो पूर्ण रूप से मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि मनुष्य एक प्रकार से चौराहे पर खड़े उस पुलिस की भांति होता है जो एक प्रकार से क्या कर सकता है, बस एक प्रकार से जैसे कि चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, खड़े होकर के इधर वालों को रोकता है, ए रुक जा, इधर रोका, आओ भैया जाओ, घर जाए रहो, गाय रहो, घर निकलो। ठीक है, इधर रोक दिया, फिर रुको, ए रुक जाओ, उधर रुक जा, चलो भैया जाओ, इधर निकाल दिया, चलो रुक जाओ भैया, रुको उधर रुको, चलो निकल जाओ। इस तरीके से क्या कर सकता है, आप जो है एक ट्रैफिक पुलिस की भांति एक प्रकार से मनुष्य होता है। ये प्रकृति की गति को धीमा और तेजा जरूर कर सकता है, लेकिन प्रकृति पर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर सकता है। किस मोटरसाइकिलिया को, किस 4 चक्का वाले को किस दिशा में जाना है, उसको पच्छू जाना है तो पच्छू जाएगा। पुलिस की मतलब पुलिस उतना एक प्रकार से पावरफुल नहीं कि वो अगर पश्चिम दिशा में जा रहा है तो उसको जाने से रोक दे। हालांकि पश्चिम दिशा में अगर कुछ दिक्कत है तो उसको जाने से रोक सकता है कि भाई वहाँ पर खतरा, वहाँ पर मत जाओ। लेकिन अगर वो एक पैसे चाहे इधर वालों को, तुम जाओ, लौट जाओ, इधर से नहीं जाना है, ऐसा नहीं कह सकता। तो ऐसे ही सेम मनुष्य होता है। ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि मानव ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है, मतलब कि मानव वाहनों की गति कम या अधिक कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, परंतु उसकी दिशा को नहीं बदल सकता है। वो एक प्रकार से अपने ही हिसाब से चलता है। ऐसे ही प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, लेकिन उस पर थोड़ा सा क्षणिक प्रतिबंध या प्रकृति को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है मानव अपनी वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा, ये इन्होंने कहा। बेसिकली वास्तव में यही चीज़ें बिल्कुल सही है। ना तो प्रकृति का पूर्ण रूप से दास है मनुष्य और ना ही एक प्रकार से प्रकृति पर पूर्ण रूप से मनुष्य का कंट्रोल है। तो ग्रिफिथ टेलर की पहली पुस्तक है 20वीं शताब्दी में भूगोल यानी जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। पुस्तक इनकी 1951 में आई, बड़ी फेमस पुस्तक है। इसके बाद में प्रजातीय भूगोल यानी रेशियल जियोग्राफी पुस्तक लिखी, फिर नगरीय भूगोल पुस्तक लिखी, अर्बन जियोग्राफी। बड़े जियोग्राफर में नाम आता है इनका, खास करके ग्रिफिथ टेलर जी का।
इन्होंने इसके अलावा जनसंख्या भूगोल पर निबंध लिखा, यस्यान पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये पुस्तक, ये चारों पांचों पुस्तकें लगातार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों में आई हैं। कनाडा की जलवायु, द क्लाइमेट्स ऑफ कनाडा 1941 में प्रकाशित हुई पुस्तक। इसके अलावा वातावरण, प्रजाति तथा प्रवास, इन्वायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन 1937 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ये सभी पुस्तकें इन्होंने लिखी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भौतिक और आर्थिक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है फिजियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक, ये पुस्तक भी इन्हीं की है। इसके अलावा सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी नाम की पुस्तक लिखी, जो कि 4 खंडों में बटी हुई है। प्रजाति यानी रेस, राष्ट्र यानी नेशन, नगर यानी सिटी और सभ्यता यानी सिविलाइजेशन, इन चारों के बारे में विस्तार से सांस्कृतिक भूगोल में जानकारी दिया है ग्रिफिथ टेलर जी ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं पर लेख लिखिए, जिसमें प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं में नाम जैसे रिस्थोफन महोदय हो गए, 1833 में जन्म होता है इनका, 1905 में मृत्यु हो जाती है। रिस्थोफन के बारे में समझते हैं। देखिए रिस्थोफन के ग्रंथ, और भी विद्वानों के बारे में समझेंगे, अल्फ्रेड हेटनर के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ग्रिफिथ मतलब रिस्थोफन कौन थे? रिस्थोफन की अगर बात की तो रिस्थोफन बड़े विद्वान आदमी थे, और ये एक प्रकार से जो है जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं। पहली बात तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी चीन का भूगोल, दूसरी पुस्तक है चीन का मानचित्र, चौथी पुस्तक मतलब तीसरी पुस्तक है आर्थिक और खनिज भूगोल, चौथी पुस्तक है स्थलाकृतिक विज्ञान, पांचवी पुस्तक है प्राकृतिक भूगोल को जो है कोरोलॉजी कहा इन्होंने। क्या कहा? प्रादेशिक भूगोल को कोरोलॉजी कहा इन्होंने एक प्रकार से, तो ये नया नाम दिया। तो ये 5 ग्रंथ इनके जो हैं ये बड़े फेमस ग्रंथ हैं, किसके? रिchthofen के, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। जर्मन भूगोलवेत्ताओं का पहला नाम। दूसरे विद्वान है सर्वप्रथम फियोर्ड तट, सर्वप्रथम फियोर्ड तट पर रिया तट के मध्य अंतर भी इन्होंने ही स्पष्ट किया था, ठीक है, रिस्थोफन ने। दूसरे विद्वान है जर्मनी के, वो है अल्फ्रेड हेटनर, बड़े विद्वान आदमी अल्फ्रेड हेटनर। ये इनका जन्म जो होता है 1859 में होता है, मृत्यु 1941 में हो जाती है अल्फ्रेड हेटनर की। इनकी अगर बात की तो इन्होंने कई पुस्तकों का सृजन किया, जैसे कि भूगोल का विधि तंत्र एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित करवाई। इसके अलावा यूरोप का प्रादेशिक भूगोल पर पुस्तक लिखा, और रूस के भूगोल पर भी पुस्तकें इन्होंने लिखी। तो ये दूसरे विद्वान थे जो कि जर्मनी के थे। तीसरे विद्वान है अल्ब्रेच्ट पेंक। पेंक की अगर बात की जाए तो पेंक महोदय का जन्म 1858 में हुआ, मृत्यु इनकी 1945 में हो जाती है। विद्वान आदमी है पेंक महोदय। इनकी प्रमुख पुस्तकों की अगर बात की जाए तो इनकी पहली पुस्तक है हिमयुग में आल्पस पर्वत, जिसमें जब बर्फबारी होती है उस दौरान। इसके अलावा महान भूआकृतिक वैज्ञानिक, ये 2 पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस हैं। चौथे विद्वान है वाल्टर पेंक। वाल्टर पेंक की अगर बात की जाए 1888 में इनका जन्म होता है, 1923 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वो थे अल्ब्रेच्ट पेंक, ये थे वाल्टर पेंक, ठीक है। तो डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना करके पेंक ने अपर्दन चक्र की 5 दशाएं बताई थी। तो कुल मिलाकर के डेविस और जो है पेंक, इन्होंने अपर्दन के बारे में बताया कि अपर्दन कैसे कैसे होता है, किसी सेल का अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या होता है? किसी सेल का कट करके बहना ही अपर्दन कहलाता है। पेपर नंबर 1 में मैंने अपक्षय और अपर्दन के बारे में विस्तार से बताया था, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है भैया, वान थ्यूनेन का कृषि वलय सिद्धांत क्या है? वान थ्यूनेन का जो कृषि मॉडल है वो क्या है? वान थ्यूनेन कृषि वलय सिद्धांत देते हैं, और वान थ्यूनेन ने कृषि के स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि कृषि कहाँ पर होती है और कैसे हो सकती है। कोई भी कृषक वही फसल उत्पन्न करना चाहता है या वही फसल उत्पन्न करता है जिससे उसे सर्वाधिक लाभ होता है। किसी भी नगर के चारों ओर कृषि फसलों का स्थानीयकरण संकेंद्रीय वृत्तखंडों के रूप में होता है। प्रथम वलय में साग सब्जी बोई जाती है, यानी जो प्रथम खंड होता है खेती करने का, उसमें साग सब्जी बोई जाएगी, दूध का उत्पादन किया जाएगा। द्वितीय इलाकों में ईंधन की लकड़ी का उत्पादन किया जाएगा। तृतीय इलाकों में खाद्यान्न का उत्पादन किया जाएगा बिना प्रतिभूमि छोड़े। इसके अलावा चौथे इलाकों में खाद्यान्न प्रतिभूमि छोड़ करके किया जाता है उत्पादन, नहीं प्रतिभूमि भी छोड़ी रहेगी और खाद्यान्न उत्पादन किया जाएगा। पांचवी जो वलय होता है मतलब कि खेती का, उसमें चारागाह होगा, जहाँ पर पशु चरेंगे। वान थ्यूनेन ने परिवहन लागत को बहुत अधिक महत्व दिया है और कहा कि भाई परिवहन लागत एक प्रकार से कम लगती है, इसीलिए परिवहन के साधनों का एक प्रकार से ज़रूरी होता है। मतलब किसी भी उद्योग या किसी भी कृषि के लिए परिवहन के साधनों का एक प्रकार से बहुत ज़रूरी योगदान होता है। तो परिवहन अगर जहाँ तक पहुँचेगा तो वहाँ पर उद्योग और कृषि सब कुछ होंगे अच्छे तरीके से। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ये भी प्रश्न बढ़िया परीक्षा में आ सकता है। देखें, बेबर का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत क्या है? क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थिति सिद्धांत क्या है? और लैंडशाफ्ट का अध्ययन, ये तीनों के बारे में टिप्पणी करनी। तो आइए एक एक करके हम चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझेंगे लैंडशाफ्ट क्या है। लैंडशाफ्ट का अध्ययन, ठीक है। वेबर महोदय की बात की तो मैक्स वेबर, इनका उद्योग अवस्थिति सिद्धांत जो है अल्फ्रेड वेबर,
मैक्स वेबर ये समाजशास्त्री हैं, अल्फ्रेड वेबर इनका नाम है, ये जियोग्राफर हैं। अल्फ्रेड वेबर ये जर्मन अर्थशास्त्री हैं थे। 1909 में इसने उद्योगों की अवस्थिति का सिद्धांत दिया कि उद्योग कहाँ पर स्थापित होते हैं। जब उद्योग स्थापित करने की अनुकूल दशाएं होंगी वहीं पर उद्योग होंगे, जहाँ पर सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे, जहाँ पर एक प्रकार से जो है कुशल और सस्ते श्रमिक के साथ साथ वहाँ पर संचार के परिवहन के साधन ठीक ठाक मात्रा में होंगे, जहाँ पर अगर मैं बताऊं तो जो है कच्चे माल की सुविधा उपलब्ध हो, जहां पर एक प्रकार से जब माल बनाया जाए फैक्ट्री में तो वहां से बेचने की भी सुविधा हो। कुल मिलाकर के एक ज़बरदस्त और एक उचित व्यवस्था एक प्रकार से जब तक मिलेगी तभी उद्योग या फिर कोई भी चीज़ वहां पर स्थापित होगा। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो वेबर ने किसी उद्योग की स्थापना में परिवहन लागत, श्रम और एकत्रीकरण के प्रभाव को प्रदर्शित किया है। ये हैं भैया वेबर का उद्योग अवस्थिति सिद्धांत। दूसरा है क्रिस्टॉलर के केंद्रीय स्थिति का सिद्धांत। क्रिस्टॉलर की केंद्रीय स्थिति के सिद्धांत की अगर बात की जाए, ये क्या है इसके बारे में बताएं तो वाल्टर क्रिस्टॉलर महोदय ने आर्थिक भूगोलवेत्ता, मतलब ये आर्थिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने नगरों और व्यापारिक केंद्रों पर परिवहन, पारस्परिक क्रिया, मध्यवर्ती अवसर के प्रभावों का उल्लेख किया और उनके परिणामों का विश्लेषण भी किया। इसके बाद में लैंडशाफ्ट का अध्ययन क्या है? लैंडशाफ्ट, स्टडी ऑफ लैंडशाफ्ट। जर्मन विचारधारा के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें लैंडशाफ्ट का अध्ययन होता है। यानी भूगोल में किसका अध्ययन होता है? लैंडशाफ्ट का। लैंडशाफ्ट जो है बेसिकली जर्मन भाषा का एक शब्द है, इसका मतलब होता है दृश्य प्रदेश या प्रदेश की विशेषताएं। तो दृश्य प्रदेश या विशेषता, ऐसे प्रदेश जो कि दिखाई पड़ते हैं, जो विजिबल हैं, उन्हीं का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। या एक प्रकार से उस प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो भौगोलिक स्तर पर, तो उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण कीजिए। भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण, देखिए 18वीं शताब्दी में ही इमैनुअल कांट ने भूगोल की शाखाओं का वर्गीकरण कर दिया था। 19वीं शताब्दी में कॉल रिटर और जो है हम्बोल्ट महोदय ने इसको और अधिक स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने इसका विशेषीकरण करना भी प्रारंभ कर दिया। 20वीं सदी के मध्य में इस दिशा में विशेष काम किए गए। भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक शाखा एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में हो गई है। जैसे जलवायु विज्ञान एक विज्ञान हो गया है, मृदा विज्ञान एक प्रकार से ये भी विज्ञान हो गया, भूभौतिकी, ठीक है, भूगणित, स्वास्थ्य भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, सैन्य भूगोल, आचरण भूगोल, वाणिज्य भूगोल, ये सब अपने आप में एक स्वतंत्र विज्ञान या स्वतंत्र विषय के रूप में समक्ष आ गए। तो इस तरीके से मतलब कि स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आ गए हैं। तो ये भूगोल की शाखाओं का विशेषीकरण है कि भूगोल की शाखाएं भी अपने आप में एक सब्जेक्ट के रूप में काम करती हैं। ठीक है, भूगोल एक बहुत बड़ी विषय वस्तु है, बृहद विषय वस्तु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अल मसूदी की प्रसिद्धि पुस्तक, मतलब प्रसिद्ध कृतियाँ बताइए। अल मसूदी की प्रसिद्ध कृतियाँ बताएं भाई, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, पहली अल मसूदी एक प्रकार से क्या था, ये एक प्रकार से अरब यात्री है जो एक प्रकार से भारत की यात्रा और तमाम प्रकार के देशों की यात्रा करता है। क्योंकि यात्रियों का विवरण जो होता है वो भी भौगोलिक ही होता है और भूगोल के बारे में जानकारी जो विदेशी यात्री रहे, चाहे मैगलन रहे हों, चाहे अल मसूदी रहे हों, चाहे एक प्रकार से मोरक्को से आया हुआ इब्न बतूता रहा हो, या एक प्रकार से तमाम प्रकार के लोग जो कोलंबस और वास्को डिगामा ने यात्राएं करी, उनसे भी कहीं ना कहीं पे भारत और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों की खोज हुई। मतलब भारत और अमेरिका पहले गुम नहीं थे, कहीं जो है हेराए नहीं थे कि भाई भारत कहूँ लुकान रहा, भारत मिलते नहीं रहा केहू का, ऐसा नहीं था। भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज करी थी वास्को डिगामा ने। अब लोग उसको पहले बचपन में बताए थे, भारत की खोज करी थी, जलीय मार्ग की खोज करी थी भारत तक पहुंचने के लिए। जैसे मान लेते हैं अभी आप बम्बई जाओ और बम्बई में जब जाबो तो समुद्र किनारे खड़ा हो और समुद्र के जब व्यापार से देखे लगबो तो व्यापार कुछ आपका ना दिखाए। पहले तो ये मैप से होत नहीं रहा कि देख लो पट से कहाँ काव है, और ना तो पता रहता रहा कि भाई व्यापार काव है। ठीक है, तो ये लोग जो होते रहे कोलंबस, वास्को डिगामा जैसे जो नाविक होते थे, ये बड़ी बड़ी जहाज़ें बनाते थे, उस पर भोजन वगैरह रख करके निकल जाते थे समुद्र वगैरह में टापू वापू खोजने के लिए कि भाई समुद्र के उस पार क्या है, व्यापार के लिए निकलते थे। ठीक है, तो ये ऐसे से निकला और समुद्र के बीच बीच में आता हुआ ये उत्तमाशा अंतरिक्ष से होता हुआ अफ्रीका से नीचे नीचे आकर के पहुँच गया भैया भारत में। ठीक है, तो ये एक प्रकार से, तो इसलिए मार्ग की खोज करी थी इसने, क्लियर कि भाई इस पार क्या है। इसकी कई रचनाएं अल मसूदी की, किताब मुराज अल दहाब, किताब उल तनभवन इसरफ, इसके अलावा किताब अखबार अल जमा और किताब अल अवसात, ये कई पुस्तकें इसकी हैं एक प्रकार से अल मसूदी की। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी की प्रमुख कृतियाँ बताएं। अल बरूनी की प्रमुख कृतियों में किताब उल हिंद बड़ी फेमस पुस्तक है ये, अल कानून,
अल मसूदी, अथर अल बागिया, तारिब अल हिंद, किताब उल जामिकर तथा किताब अल सैदना, ये सब भूगोल की पुस्तकें और भूगोल के बारे में जानकारी देती हैं। इसने लगभग 27 पुस्तकें एक प्रकार से भूगोल से संबंधित लिखी। किसने? अल बरूनी ने। तो अल बरूनी, अल मसूदी, ये सब जो है एक प्रकार से अरब यात्री हैं जिन्होंने भारत में आए या फिर अन्य देशों में गए और वहाँ पर जाते समय जो भी तमाम प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले भौगोलिक, उनको लिखा। पृथ्वी का पहला चक्कर किस अन्वेषक ने किया था? अन्वेषक माने होता खोजकर्ता। तो किस खोजकर्ता ने पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो मैगलन नाम के यात्री ने लगाया था, पहला अन्वेषक था जिसने पृथ्वी का पहला चक्कर लगाया था और पृथ्वी को गोलाकार बताया कि पृथ्वी गोलाकार है, पूरा चक्कर पृथ्वी का लगाया। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को भारत में या 1498 को भारत में आया था। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला और एक प्रकार से मतलब कि ये निकला था 1401 मिनट रुक जाएं 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो था भारत की खोज में निकला और वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट यानी कापड़ गांव में पहुंचा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये तो भारत जानता था तो भारत की खोज के लिए निकला, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भारत की खोज के लिए, चूँकि भारत से पहले व्यापार जो होता था कुछ इस तरीके से होता था, जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, ये अपना भारत है, ये भारत है, यहाँ पर आप ये पाकिस्तान है या अफ़गानिस्तान है, फिर यहाँ पर ईरान, इराक और सऊदी अरब ये सब हैं, और वहाँ पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पुर्तगाल है, ठीक है, और ऊपर तो यहाँ पर पुर्तगाल मान लेते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो एक प्रकार से जब खिलाफत मतलब खलीफा वलीफा होते थे और कोई वो नहीं था तो यहाँ से यूरोप से आकर के, यूरोप के देशों से व्यापार करते थे यहाँ पर सीधे सीधे भारत में आकर के ये लोग, ठीक है, यहाँ से व्यापार होता था और मसाले वसाले भारत से ले जाते थे, ठीक है। मसालों का काम इसलिए इनको पड़ता था यहाँ के लोगों को, क्योंकि ठंडी एरिया में क्या होता है कि भाई सब्जी वगैरह तो होती नहीं सही तरीके से, क्योंकि सब्जी उत्पादन वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में जो सब्जी मिलती है वो वहाँ पर चूँकि हमेशा ठंडी वाला इलाका है, तो जब वहाँ पर सब्जी वगैरह या उचित मात्रा में फसल नहीं उत्पादित हो पाती ठंडे एरिया में, तो क्या करते हैं लोग, अचार बनाते थे। कैसा अचार? मांस का अचार। मांस का अचार बनाने के लिए क्या करते थे, जैसे बड़े बड़े जो पशु होते थे पहले के ज़माने में, आज नहीं, ठीक है, एक बड़ी इतिहास की पुस्तक में मैंने इसको पढ़ा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई जब क्या करते थे पहले, तो जो बड़े बड़े जैसे किसी जानवर को मार दिया तो उस जानवर को एक प्रकार से क्या करते थे, मार करके उसके बाद में उस पर एक गड्ढा खोदते थे बहुत बड़ा सा, उस पर पहले नमक की परत बिछा देते थे पूरा नीचे, ठीक है, इतनी मोटी नमक की परत। उसके बाद में जो काली मिर्च, सौंफ, लौंग, जीरा, जमाइन जो कुछ भी होता था उसको पीसते थे, जो भी मसाला भारत से जाता था, लौंग, इलायची, ये सब, ठीक है, काली मिर्च से लेकर के और तमाम प्रकार की मसाले, ये सब एक प्रकार से पीस करके बढ़िया से और एक परत मसालों की बिछाई जाती थी। फिर उसके बाद में उस पर लिटाते थे उस जानवर को, फिर उसके बाद में मसाला, उसके चारों तरफ मसाला, उसके ऊपर नमक, इस तरीके से पूरा नमक और मसाला डाल करके, तेल वोल सब डाल करके उसी में रख देते थे, ताकि क्या हो, ख़राब ना हो। जैसे आजकल अचार साजते हैं ऐसे ही वो लोग मांस को साज देते थे पूरा का पूरा शरीर को, और फिर उसके बाद में जब एक प्रकार से उनके लिए उनकी जो सब्जियां जो ठंडी वाली होती थी वो ख़त्म हो जाती थी, या एक प्रकार से जब बोर हो जाते थे इन चीज़ों से, तो भाई इस दाल के साथ आज हम लोग अचार बढ़िया ले लेते हैं आम का, ऐसे ही वो लोग एक प्रकार थोड़ा थोड़ा निकाल करके खा लेते थे। तो इस तरीके से उनको हमेशा मसालों की ज़रूरत लगातार पड़ती रही, और चूँकि मसाले थोड़ा हीट भी होते हैं तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी होता था, क्योंकि ठंडे एरिया में वो लोग रहते थे, ठीक है, तो इसलिए लोग एक प्रकार से यात्रा किया करते थे। लेकिन जब एक प्रकार से यहाँ पर जो है राजनीतिक व्यवस्था हुई तो यहाँ पर लोगों ने मना कर दिया, उधर से व्यापार को रोक दिया, ये पूरा का पूरा सिस्टम है बंद कर दिया। तो जब वो पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो गया, तो जब वो पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो गया भैया, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो गया, तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई अब चला जाए देखें नीचे से, चूँकि भारत यहीं पर है तो यहाँ पर उनको दिशा पता थी, तो दिशा के लेकर के वो एक प्रकार से पानी आते आते और अफ्रीका से नीचे होते होते यहाँ पर आकर के यहीं पर एक प्रकार से पड़ता है कापड़ नाम का गाँव कालीकट जिले में, वहीं पर आकर के निकले, ठीक है, केरल में 1498 में ये वास्को डी गामा आया। क्लियर। आगे देखते क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है क्यों प्रसिद्ध है, इसने एक प्रकार से इटली का निवासी था। ये 1492 में नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज करी थी। 1493 ईस्वी में डोमिनिका द्वीप की भी खोज इसने करी थी। अगला क्वेश्चन से कांट के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो कांट के अनुसार ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है, पहला विशुद्ध तर्क के द्वारा और दूसरा इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा। या तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, या फिर आप विशुद्ध तर्क करेंगे, लगातार शुद्ध तर्क देते रहेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। अगला प्रश्न है कांट ने भूगोल को कितने खंडों में बांटा है। तो निम्नलिखित खंडों में कांट महोदय ने बांटा है भूगोल को। पहला है प्राकृतिक भूगोल, दूसरा है गणितीय भूगोल, तीसरा है नैतिक भूगोल, चौथा है राजनीतिक भूगोल, पांचवा है व्यापारिक भूगोल और छठा है धार्मिक भूगोल। ये सब भूगोल के कई प्रकार हैं।
प्रश्न नंबर अगला है कॉस्मॉस क्या है। कॉस्मॉस जो है हम्बोल्ट की लोकप्रिय रचना है। कॉस्मॉस का मतलब होता है ब्रह्मांड। हम्बोल्ट की रचना है, ये लोकप्रिय रचना है जो 1845 में प्रकाशित हुई। ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड के बारे में रिटर महोदय का क्या दृष्टिकोण रहा। तो रिटर ब्रह्मांड के बारे में सुव्यवस्थित और सद्भावपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। भूगोल का उपागम उद्देश्यपरक अथवा प्रयोजन मूलक था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं जो है विविधता में एकता का नियम किसने विकसित किया। तो कार्ल रिटर महोदय ने विविधता में एकता के आधार पर नियम का विकास किया। मानव के आवास में मूल नियम खास करके जैविक और अजैविक घटकों के, जैविक माने जो एक प्रकार से जीवित प्राणी है वो, अजैविक मतलब जीवित जो मतलब कि निर्जीव वस्तु हैं वो। तो जैविक और अजैविक घटकों में निहित आधारभूत एकता है। इसी एकता में लिप्त बना मानव अपने सांस्कृतिक पर्यावरण को तराशता रहता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलें। प्रश्न है रेटिजल की भौगोलिक संकल्पना क्या है। तो रेटिजल जो थी मतलब रेटिजल जो थे इन्हीं की शिष्या थी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। ये बात भी ध्यान रखें, रेटिजल मानव भूगोल के जनक भी माने जाते हैं। रेटिजल की भौगोलिक संकल्पनाओं में उनकी मानव प्रकृति अंतर संबंध की अवधारणा सबसे फेमस रही है। रेटिजल की अवधारणा थी कि मानवीय कारक प्राकृतिक तत्व के नियंत्रण को सीमाबद्ध कर देते हैं। ठीक है, ये थे रेटिजल। रेटिजल के कई चेले रहे जैसे कि कुमारी एलन चर्चिल सैंपल अमेरिका की भूगोलवेत्ता रही हैं, वो भी इनसे पढ़ाई करी थी, पीएचडी इनके अंतर्गत पीएचडी करी थी। अगला प्रश्न ब्लास बिडाल डीला ब्लास के अनुसार भूगोल का उद्देश्य क्या है। बिडाल डीला ब्लास के अनुसार भूगोल का उद्देश्य भूदृश्यगत तत्वों के उन पक्षों या विशेषताओं का अध्ययन करना है जो मनुष्य के अस्तित्व और कार्य को अभिव्यक्ति करती हैं। ठीक है, वो। अगला क्वेश्चन है ब्रूंस जीन्स ब्रूंस की अगर बात करें, जीन्स ब्रूंस की अगर बात करें तो जीन्स ब्रूंस के अनुसार मानव भूगोल के सार्थक तत्व क्या हैं। तो जीन्स ब्रूंस के अनुसार मानव भूगोल के सार्थक तत्व निम्न प्रकार से। पहला है मिट्टी के अनुत्पादक उपयोगजन्य जैसे कि अधिवास और मार्ग जो पृथ्वी पर होते वो। दूसरा मानव के द्वारा वनस्पति और जंतुओं पर विजय संबंधी तथ्य। तीसरा वनस्पति खनिज और जंतुओं के अवशोषण जनित विनाशकारी अर्थ तंत्र संबंधी तथ्य। तो ये सब एक प्रकार से जीन्स ब्रूंस के अनुसार मानव भूगोल के सार्थक तत्वों में ये 3 तत्व बेसिकली शामिल हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ब्रूंस ने मानव भूगोल के अंतर्गत कितने अन्य पक्षों को सम्मिलित किया। तो जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के अंतर्गत आधारभूत तथ्यों के अतिरिक्त 5 अन्य पक्षों को सम्मिलित किया जो निम्न प्रकार से। पहला है जनसंख्या वितरण, दूसरा है आर्थिक भूगोल, तीसरा है सामाजिक भूगोल, चौथा है राजनीतिक भूगोल और पांचवा है सामुदायिक मनोवृत्ति। ये जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के अंतर्गत इन सभी तथ्यों के बारे में बताया। इन सभी तरीके से मानव भूगोल को कैटेगराइज किया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे प्रकृति की एकता पर रिटर व हम्बोल्ट के क्या मत हैं। तो रिटर और हम्बोल्ट दोनों प्रकृति की एकता पर जोर देते हैं। यद्यपि एक का सोच धार्मिक था और दूसरे का सोच वैज्ञानिक था, दोनों का विश्वास था कि शोध का उद्देश्य इसी एकता को स्पष्ट करना होना चाहिए। ये प्रकृति की एकता जो है इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, एर्डकुंडे क्या है। एर्डकुंडे एक पुस्तक है, एक रचना है, जर्मन शब्द भी है ये। इसका मतलब होता है पृथ्वी और उसके निवासी पारस्परिक सहभागी रूप से वर्तमान है और उनमें किसी एक के बिना दूसरे को नहीं एक प्रकार से जाना जाता। यानी कि प्रकृति और उसके निवासी या पृथ्वी और उसके निवासी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के लिए बेहद ही ज़रूरी हैं और एक प्रकार से एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। अतः इतिहास और भूगोल सदैव साथ साथ बने हुए हैं। ठीक है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। धरातल निवासियों को प्रभावित करता है और निवासी धरातल को प्रभावित करता है या धरातल पर जो दृश्य होता है उसमें बदलाव करता है मनुष्य। तो इस तरीके से अर्धकुंडे एक प्रकार से इसका अर्थ यही होता है। अर्धकुंडे एक पुस्तक है। अर्धकुंडे की रचना किसने करी है, तो इसको कार्ल रिटर ने लिखा है। ये बात ध्यान रखें, चिरस्थायी रचना है और बड़ी फेमस रचना है। ये हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता रहता है, ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर, ओके, समझ में आ रही चीज़ें। आगे देखते हैं अरिस्थोपन के बारे में बताएं। अरिस्थोपन के बारे में, अरिस्थोपन मूलतः भूगर्भ वैज्ञानिक थे। उसने भू आकृति विज्ञान में रुचि प्रकट करी और वह इसका संस्थापक माना जाता है कि इसका भू वैज्ञानिक या भूगर्भ वैज्ञानिक के संस्थापक हैं या एक प्रकार से भू आकृति विज्ञान के संस्थापक माने जाते हैं। इस प्रकार उसने भूगोल के विकास में योगदान दिया अरिस्थोपन ने। अगले विद्वान है रेटजल। रेटजल के अनुसार मानव समाज के क्रमिक चरण क्या रहे हैं। तो पहली बात, मानव समाज का जो क्रम रहा है विकास का, पहली बात मनुष्य जो था वो आखेट और मत्स्य क्रिया करता था, यानी शिकार करता था जंगल में और मछली वगैरह पकड़ता था, उसी के अकॉर्डिंग अपना भोजन वगैरह चलाता था काम। फिर उसके बाद में हल सीखा,
यानी कि एक प्रकार से खेत की जुताई करना सीखा और उसके बाद में जुताई शुरू हुई और खेती शुरू हुई। इसके बाद में शस्य उत्पादन हुआ, फिर मिश्रित कृषि करने लगा, ठीक है। पशुपालन एक प्रकार से जो है शुरू हुआ। इसके अलावा बागवानी कृषि भी करने लगा धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर के ये मनुष्य जो है इस तरीके से मनुष्य का विकास हुआ और मनुष्य के समाज में इस तरीके की जो है अवधारणाएँ देखने को मिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसने पार्थिव एकता का नियम विकसित किया? पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने विकसित किया भैया? तो विडाल डी ला ब्लास ने पार्थिव एकता का नियम विकसित किया और यह मत व्यक्त किया कि सभी भौगोलिक विकास के पीछे क्या है? सभी भौगोलिक विकास के पीछे एकता के नियम का योग है। पृथ्वी की संकल्पना उनकी संपूर्णता अथवा समस्तता के नियम पर आधारित होती है, जहाँ घटनाएं एक क्रम का पालन करते हुए सामान्य नियमानुसार घटित होती हैं। तो कुल मिलाकर के पार्थिव एकता जो होती है वो उस पृथ्वी की संकल्पना की संपूर्णता अथवा समस्तता के नियम पर आधारित है, जो एक प्रकार से कहीं न कहीं पृथ्वी सभी में जुड़ी हुई है। पृथ्वी के धरातल की अगर बात करें तो धरातल आपस में सभी जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर विभिन्नता जरूर दिखती है, लेकिन ये सारी विभिन्नताएँ एक में जुड़ी हुई हैं, ऐसा पार्थिव एकता का सिद्धांत कहता है। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलें, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है अगला, रूस में भूगोल विकास में लोमोनोसोव का क्या योगदान है? लोमोनोसोव ने ही रूस में भूगोल की वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल की आधारशिला भूगोल में रखी, मतलब कि रूस में रखी, ठीक है। इनकी पुस्तक है ऑन द स्टेट ऑफ द अर्थ, 1763 में प्रकाशित हुई ये पुस्तक है। इसके पूर्व 1760 ईस्वी में लोमोनोसोव ने आर्थिक भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हुए इसे गणितीय भूगोल तथा प्राकृतिक भूगोल के साथ भूगोल का अभिन्न अंग बताया। इन्होंने भूगोल के शैक्षणिक महत्व के साथ ही उसकी अनिवार्यता और उसकी उपयोगिता पर भी विशेष बल दिया। किसने? लोमोनोसोव। ये कौन थे? रूस के भूगोलवेत्ता हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वाइकोव की ख्याति का क्या कारण रहा? वाइकोव की बताएं तो वाइकोव की विश्व में अधिक ख्याति उनके जलवायु पर किए गए शोध कार्यों से नहीं बल्कि वातावरण के संरक्षण पर प्रकट किए गए विचारों के कारण रही। यानी उन्होंने जो वातावरण संरक्षण को लेकर के विचार दिया था, उसी विचारों को लेकर के इनका एक प्रकार से नाम विश्व में फैला। वातावरण पर मनुष्य के प्रभाव का अध्ययन करने पर विशेष बल देते थे वाइकोव महोदय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूगोल में दो कुचेव का योगदान क्या है? दो कुचेव का योगदान क्या है? तो भूगोल में दो कुचेव ने मृदा विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। इन्होंने मिट्टी को मात्र मूल चट्टान का विखंडित या विघटित स्वरूप नहीं माना। रूस के स्टेपी क्षेत्र में मिट्टी का विशेष अध्ययन करके डोकुचेव महोदय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचे ये कि मूल चट्टान से मात्र मिट्टी का मूल तत्व प्राप्त होता है, उसका स्वरूप और विशेषताएं नहीं प्राप्त होती हैं, ठीक है। मिट्टी का मूल तत्व प्राप्त होता है, उसका स्वरूप और उसकी स्ट्रक्चर नहीं प्राप्त होती हैं, ठीक है। एलन चर्चिल सेम्पुल कौन थी? बड़ी विद्वान आदमी हैं ये, मतलब कि महिला विद्वान हैं। 3 पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस रही हैं। रेटजल की शिष्या रही हैं, अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं एलन चर्चिल सेम्पुल। इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, यही 3 इनकी बड़ी पुस्तकें हैं। अमेरिका का इतिहास और इसकी भौगोलिक दशाएं पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, ठीक है। और तीसरी पुस्तक है भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। इस तरीके से इनकी ये 3 पुस्तकें जो हैं, इन्हीं 3 पुस्तकों से इनको इतनी ख्याति मिली एक प्रकार जितनी अन्य भूगोलवेत्ताओं को नहीं मिलती। और चूंकि ये महिला भी थी इसलिए इनको और ज़्यादा एक प्रकार से ख्याति मिली और इन्होंने काम भी इतना अच्छा किया, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। सेम्पुल की 2 विशेषताएँ बताएं। एलन चर्चिल सेम्पुल की 2 विशेषताएं क्या रही हैं? तो कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल इनका पूरा नाम है। जेम्स के अनुसार सेम्पुल की 2 प्रमुख सर्वप्रथम विशेषताएं जो थीं वो थी, पहली जो थी उसके निबंध साहित्य शैली में लिखे गए हैं, मतलब कि जो उसके निबंध लिखे गए हैं, जो भी लिखा उन्होंने पुस्तकें भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल या फिर कुछ भी, इस साहित्य शैली में लिखा है। दूसरे, मानव जीवन के प्रकृति द्वारा नियंत्रण की संकल्पना को इस चरम सीमा तक खींच ले गई हैं, उसका सत्यापन असंभव है। कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से इसलिए फेमस है। भूगोल में कार्लो सावर का क्या योगदान रहा? कार्लो सावर जो है बड़े फेमस विद्वान हैं। कार्लो सावर की अगर बात करें तो भूगोल में कार्लो सावर का योगदान कृषि का उद्भव, पौधों व पशुओं के विचरण और मूल अमेरिकी समुदायों खास करके रेड इंडिया पर विजय के प्रभावों का अध्ययन क्षेत्रों पर था। बेसिकली ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं कार्लो सावर। उनके अध्ययन का केंद्र बिंदु पूर्व मानवीय अधिवास के क्षण से आरंभ हुए आज तक घटित भूदृश्य परिवर्तन की प्रक्रिया के विषय में था। तो ये थे कार्लो सावर। आगे देखते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य के अध्ययन में सावर ने भूगोल में किन पक्षों पर महत्वपूर्ण बताया है? तो सांस्कृतिक भूदृश्य के अध्ययन में सावर ने भूगोल के 3 पक्षों को महत्वपूर्ण बताया। पहला होता है सामान्य भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल और तीसरा ऐतिहासिक भूगोल। इन तीनों भूगोल पर काफ़ी काम किया है कार्लो सावर ने। अगला क्वेश्चन है, हंटिंगटन कौन था?
हंटिंगटन वातावरणीय नीतिवादी सोच का भूगोलवेत्ता था जिसने मानव समुदायों व देशों की जीवन शैली की व्यवस्था मौसम और जलवायु की दशाओं के आधार पर एक प्रकार से की। मानव पर जलवायु के प्रभावों को दर्शाने के लिए हंटिंगटन विख्यात बना और एक प्रकार से इसने ही व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है। हर्बर्टसन कौन था? हर्बर्टसन की ख्याति के कारण बताएं। हर्बर्टसन की ख्याति उसके विश्व के प्राकृतिक प्रदेश के सीमांकन से मिली उसको। वे प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने विश्व स्तर पर प्रदेशीकरण किया, विश्व को बांटा। ठीक है। इसने हर्बर्टसन जो था वो विश्व स्तर को एक प्रकार से बांटने का काम किया उसने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार आपके परीक्षा में आते रहते हैं और आप इन प्रश्नों की तैयारी करते हैं जब, या आप इन प्रश्नों को देखते हैं तो आप घबरा से जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अब। क्लियर? चलें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्यवहारिक भूगोल में स्टाम्प का क्या योगदान है? डडले स्टाम्प इनका पूरा नाम है। व्यवहारिक भूगोल में अनेक महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम था ब्रिटेन की भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्र बनाना। तो ब्रिटेन का भूमि का सर्वेक्षण किया और मानचित्र बनाया उसका। और डडले स्टाम्प बेसिकली ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता भी हैं। अगला क्वेश्चन से टाटिस्चेओ का भूगोल में क्या योगदान रहा है? तो टाटिस्चेओ जो है एक विद्वान है, इन्होंने एक प्रकार से आर्थिक भूगोल में योगदान दिया है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में काम किया। उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या पुंज, अधिवास के जाल, उत्पादन शक्ति के रूप में जनसंख्या, किसी प्रकार के उत्पादन में विशेषीकरण वाले क्षेत्र, उत्पादन के आर्थिक लाभ और इन सब में कालक्रमानुसार परिवर्तन का अध्ययन इन्होंने किया जो है टाटिस्चेओ ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सैंपल का संक्षिप्त वृत्त लिखें। संक्षिप्त के बारे में मतलब इनके बारे में बताएं। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल के बारे में, इनके जीवन के बारे में। एलन चर्चिल सैंपल का जन्म जो हुआ 1863 ईस्वी में हुआ केंटकी प्रांत में, खास केंटकी प्रांत के लुइसविले जो है जगह पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी एक व्यापारी थे। इन्हें पढ़ने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी इनके पिताजी ने। इनके विषय इतिहास तथा साहित्य थे शुरुआत में। अमेरिका लौटने के पश्चात वे जीवन प्रयत्न मानव भूगोल के क्षेत्र में योगदान करती रहीं और इसीलिए जो इनकी पुस्तकें हैं वो साहित्य शैली में लिखी गई हैं। ठीक है, ये भूगोल की पुस्तकें होते हुए भी साहित्य शैली में लिखी हैं, इसको रुचिकर बनाया है इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स, मतलब अगला प्रश्न है कार्ल सावर। कार्ल सावर की भौगोलिक संकल्पना क्या है? कार्ल सावर के मतानुसार भौगोलिक तथ्य स्थान संबंधी तत्व हैं। अतएव भौगोलिक अध्ययन का विषय वस्तु भूदृश्य एक जैसा क्षेत्र है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के विशिष्ट स्वरूपों का विशिष्ट समुच्चय प्रस्तुत करता है। इसकी पहचान इनकी दृष्टव्य संरचना, स्पष्ट सीमाएं तथा भूदृश्यों के अनुवांशिक संबंध में निहित होती हैं। तो ये एक प्रकार से बताया कार्ल सावर ने। मैकेंडर के बारे में जान लेते हैं। मैकेंडर का हृदय स्थल का सिद्धांत बड़ा फेमस है, परीक्षा में 100% आने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न। मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत क्या है? प्रजातांत्रिक और वास्तविकता नाम की एक पुस्तक है। इस पुस्तक में जीन मैकेंडर ने यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को विश्वद्वीप की संज्ञा दी। कहा कि ये विश्वद्वीप हैं। इसके सबसे अगम्य क्षेत्र को इन्होंने हृदय स्थल कहा। यह हृदय स्थल वह क्षेत्र है जिसकी नदियाँ या तो आंतरिक झीलों में या बर्फ आच्छादित उत्तर महासागर में गिरती हैं। तो इसी को एक प्रकार से इन्होंने क्या कहा? हृदय स्थल का सिद्धांत कहा। बेसिकली किसको यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप और अफ्रीका को। स्टाम्प, डडले स्टाम्प ने वातावरण के किन किन घटकों को महत्वपूर्ण बताया? तो स्टाम्प ने वातावरण के निम्न घटकों को महत्वपूर्ण बताया, जिसमें अवस्थिति पहली घटक, दूसरा आकृति, तीसरा भौमिकीय संरचना, चौथा मौसम और जलवायु, पांचवा प्राकृतिक वनस्पतियाँ, छठा जीव जंतु। और ये सभी तत्व मानव को प्रभावित करते हैं तथा मानव से प्रभावित होते भी हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बताऊं तो एक प्रकार से ये स्टाम्प ने वातावरण के इन सभी घटकों को अध्ययन किया, इन सभी घटकों को महत्वपूर्ण बताया भूगोल में। अगला क्वेश्चन से भूगोल में प्रतिमान से क्या अभिप्राय है? तो भूगोल में प्रतिमान वैज्ञानिक क्रियाओं को एवं पद्धतियों का मतलब क्रियाओं और पद्धतियों का ऐसा सिद्धांत है जो अधिकांश भूगोलविदों के शोध कार्य को नियंत्रण में रखता है। अर्थात जहाँ दो वर्ग के भूगोलवेत्ताओं में प्रतिमानों के विषय में मतभेद है, वहाँ भी यह दिशा निर्धारित करता है। तो कुल मिलाकर के ये भूगोल में प्रतिमान से अभिप्राय है। कुहन का प्रतिमान क्या है? कुहन महोदय ने, कुहन एक विद्वान है, भूगोलवेत्ता हैं। तो कुहन का प्रतिमान क्या है? कुहन का प्रतिमान वैज्ञानिक ज्ञान की शुद्धि की अवस्थाओं की एक अच्छी व वैज्ञानिक व्याख्या है। इसमें भी अन्य मॉडलों की भांति गुण दोष होता है।
परंतु यह युवा शोधकर्मियों को नए सिद्धांतों की अभिधारण का अवसर देता है। तो एक प्रकार से ये है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में मॉडल क्या है का क्या महत्व है। मॉडल एक ऐसा साधन है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित जटिलताओं को परिकल्पनाओं व सिद्धांतों के परीक्षण के द्वारा सरल बनाता है। मॉडल पूर्वानुमान का उपाय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। देखिए, पहले विद्वान है इरेटास्थनीज, दूसरे हैं हिप्पारकस। इन दोनों से प्रश्न परीक्षा में खूब आते हैं। समझ लेते हैं भाई इरेटास्थनीज के बारे में। इरेटास्थनीज कौन थे? इनका जन्म यूनानी बस्ती सिरिन में हुआ था 276 ईसा पूर्व में। इस एथेंस में शिक्षा पूरी करने के बाद में इन्हें मिस्र के शासक टॉलेमी जो थे यूरेटस ने सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था इनको। उस काल में यह पद शिक्षा जगत का सर्वोच्च पद माना जाता था जिस पर इरेटास्थनीज बैठे थे। इन्होंने पहली बार जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए जियोग्राफिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग इसी ने किया, इरेटास्थनीज ने। इसीलिए इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अपनी व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेस्थनीज को कहते हैं। बाकी हिकेटियस को कहा जाता है। पुस्तक का नाम जियोग्राफिया है इसकी। इरेटास्थनीज के अनुसार पृथ्वी की आकृति गोलाभ है, यानी जो है स्फीयूर है, तथा वह ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है पृथ्वी, जिसके चारों ओर खगोलीय पिंड 24 घंटे में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की काफ़ी हद तक सही लंबाई ज्ञात करने में मदद करी, अर्थात पृथ्वी की परिधि जो है या उसके आकार को मापा इन्होंने पहली बार। महत्वपूर्ण यह है कि यह गणना अनुमान आधारित नहीं बल्कि इसका आधार ज्यामितीय आधार वैज्ञानिक विधि थी। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी भी निश्चित करने का प्रयास किया था, जिसका परिणाम यथार्थ के निकट था। जो भी निकला था वो एकदम से सत्य के आसपास था। इन्होंने विभिन्न अक्षांशों और देशांतरों को निश्चित करने का भी प्रयास किया था इरेटास्थनीज ने। उपरोक्त योगदानों के कारण से इन्हें सिस्टमेटिकल भूगोल का पिता कहते हैं, यानी कि व्यवस्थित भूगोल का जनक इनको कहा जाता है। वैज्ञानिक भूगोल का पिता भी कई बार इनको कहा जाते हैं, और कई बार भूगोल का पिता भी इनको कहा जाता है। अक्षांश देशांतरों के मापन के कारण से इन्हें भूगणित यानी कि जियोडेसी का पिता भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार से बड़े विद्वान रहे हैं और कई काम इन्होंने पहली बार किया, इसीलिए उस क्षेत्र में इनको जनक की भूमिका भी एक प्रकार से निभानी पड़ती है, या इनको पिता भी कहा जाता है। इरेटास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो एक्यूमेन नाम की पुस्तक है, यानी कि जिसको वास योग्य यानी रहने योग्य लायक जो जगह है, विश्व का वर्णन इन्होंने उसमें किया। इनके द्वारा ज्ञात विश्व को एशिया, यूरोप और लीबिया यानी अफ्रीका में विभाजित किया इन्होंने, यानी 3 महाद्वीप बताए, एशिया, यूरोप और लीबिया यानी अफ्रीका। इसके अलावा गर्मी के आधार पर पृथ्वी को 5 कटिबंधों में इन्होंने बांटा। पहला था उष्ण कटिबंध, दूसरा था एक उष्ण कटिबंध, दो शीतोष्ण कटिबंध जो ऊपर और नीचे पड़ते हैं पृथ्वी के, और 2 शीत कटिबंध। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि उष्ण कटिबंध आपका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर आप देखते हैं शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध और यहाँ पर भी शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है, और ये शीत कटिबंध पूरा, ये शीत कटिबंध पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से 5 कटिबंधों में इन्होंने बांटा। सॉरी, थोड़ा 1 मिनट वेट करेंगे, पानी पी लो। चले, बड़ी मेहनत लग रही है आज यार। आज एक्चुअली में थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी सुबह ही, लेकिन फिर भी और मैं आया। चलें, समझने का प्रयास करते हैं। हिपार्कस कौन है? हिपार्कस की अगर बात करें तो हिपार्कस एक भूगोलवेत्ता हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी कैसे सोच रहे हैं उसके बाद में बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो भाई। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है एक क्लास को बनाने में, मेहनत करने में, और आप लोग अगर समझे मेहनत तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इसके बाद में आप लोग कहाँ होंगे, और हालांकि हम तो आपके साथ ही होंगे, आप ही लोग पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। चलें, तो बड़ा गम होता है जब आप लोग जाते हो, चूँकि अभी तक हमारे साथ रहे, हम लोग साथ में पढ़ते थे, अब आप निकल जाओगे, अलग अलग बड़ी बड़ी दुनिया देखोगे, बड़े बड़े टीचर से मिलोगे, तो हमको कैसे याद रखोगे? कि याद रखोगे? कमेंट करके बताएं कि बीए करने के बाद में आप लोग हमको याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे, कमेंट करके बताइएगा। हिपार्कस जो हैं
ये इनको सिकंदरिया के पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर इरेटास्नीस के निधन के बाद में नियुक्त किया गया था। यानी इरेटास्नीस जब जो एक प्रकार से सिकंदरिया के पुस्तकालय के अध्यक्ष, जो कि सबसे बड़ा पद माना जाता है जियोग्राफी का, उस पर बैठे थे, तो जब इरेटास्नीस की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये उसकी गद्दी पर बैठे। ये मूलतः एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इन्होंने एक वृत्त को 360 अंशों में विभाजित किया, यानी कि 360 डिग्री में वृत्त को इन्होंने बांटा, जो असीरियन या असीरियाई गणित से प्रभावित था, लेकिन यूनानी ज्ञान में पहली बार एक प्रकार से ऐसा इन्होंने किया था। इन्हें खगोल शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। किसको? हिपार्कस को। निकोलस कॉपरनिकस को आधुनिक खगोलिकी का पिता कहते हैं। कुछ लोग गैलीलियो गैलीली को भी खगोलिकी का पिता कहते हैं, बट कॉपरनिकस को खगोलिकी का पिता और खास करके खगोल शास्त्र का पिता बोले तो हिपार्कस को, कुछ लोग बोलते हैं गैलीलियो को खगोलिकी का पिता। त्रिकोणमितिक सारणियों की गणना सबसे पहले इसने करी थी हिपार्कस महोदय ने, ठीक है। इसके कारण से इसको त्रिकोणमिति का भी पिता कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने त्रिकोणमिति, जो कि 360 डिग्री कोण का भी काम किया, त्रिकोणमितिक सारणियों का प्रयोग किया, इसीलिए इनको त्रिकोणमिति का भी जनक कहा जाता है हिपार्कस को। इन्होंने पृथ्वी को अक्षांशों के आधार पर क्लाइमेटा यानी अक्षांश आधारित जलवायु पेटियों अथवा दिन की सबसे अधिक लंबाई अक्षांश जो होता है, जो सबसे लंबी अक्षांश होता है, आज की भाषा में कर्क रेखा जिसको कहते हैं, और मकर रेखा, अक्षांश का मापन इन्होंने किया। कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में बताया। इन्होंने इसका मान लगभग 23 डिग्री 40 मिनट बताया, जो काफ़ी सटीक है, चूँकि 23.5 डिग्री पर वर्तमान में है 23.5 डिग्री अंश, और लगभग 23.40 मतलब थोड़ा सा सही बताया था, मतलब कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी सब ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी की वक्राकार सतह 3D को समस्त सतह यानी 2D पर प्रदर्शित करने की समस्या से जूझने वाले भी पहले विद्वान यही थे। अर्थात मानचित्र प्रक्षेप की संकल्पना के खोजकर्ता थे। इन्हें एक प्रकार से अगर बात की जाए तो लंब रेखीय और त्रिविमीय प्रकार के प्रक्षेपों का विवरण इन्होंने ही दिया था, ठीक है, हिपार्कस ने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। अब ये कौन से विद्वान है भैया? हेरोडोटस और प्लेटो। हेरोडोटस की अगर बात की है तो हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। ये कौन है? ये इतिहास के पिता हैं, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस इतिहासकार थे, इन्हें इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। जो उपाधि इन्हें सिसरो ने दी थी। सिसरो एक विद्वान है जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे या फिलोसॉफर थे, ऐसा बोले। हेरोडोटस का जन्म हेली कॉर्नेसस में 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन मुख्यतः वह हेलोनिक संस्कृति के केंद्र एथेंस नगर में रह रहे थे। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो रही है वो हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरियाई रही है, या हिस्टोरिका पुस्तक। इसमें इन्होंने यूनानी पारसियाई युद्धों का, ग्रीको पर्सियन वार्स का एक प्रकार से विवरण प्रस्तुत किया है। इसी पुस्तक में इनके भौगोलिक विवरण भी शामिल हैं। स्वयं हेरोडोटस की अगर बात की जाए तो स्वयं हेरोडोटस ने पश्चिम में इटली की यात्रा करी और पूर्व में मरमरा तथा बासपोरस जलसंधियों से होकर के जो है युगजाइन सागर यानी काला सागर जिसको कहते हैं, उसी को युगजाइन सागर पहले कहते थे, उसको पार करते हुए रूसी स्टेपी प्रदेश तक पहुँचे और पूर्व की ओर वह पर्शियन साम्राज्य में पहुँचे और दक्षिण की ओर उन्होंने मिस्र की यात्राएं कई बार करी। हेरोडोटस प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। बाकी कैस्पियन सागर को अन्य विद्वान इनसे पहले किसी ने नहीं माना था आंतरिक सागर। इनसे पहले एनेक्सिमेंडर और हिकेटियस ने इसे बाहरी विशाल समुद्र से जोड़ा था, लेकिन इन्होंने आंतरिक सागर के रूप में इसको देखा, ठीक है। हेरोडोटस ने नील नदी की घाटी जो कि मिस्र में पड़ती है, विशेष करके उसके डेल्टा के निर्माण का वितरण करते हुए लिखा कि इसका निर्माण इथियोपिया से नदी द्वारा लाई गई गाद और मृतिका से हुआ है, यानी नदियाँ जो अपने साथ बहा करके मलबा लाई हैं उसी मलबे से हुआ है। इन्होंने इसके लिए सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग प्रस्तावित किया। इन्होंने ईस्टर नदी जो है, जिसको आप डेन्यूब नदी के नाम से आज जानते हैं, उसको विश्व की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी माना था, ठीक है। हेरोडोटस के नाम पर अरब भूगोलवेत्ता अलमसूदी को अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है। तो अलमसूदी को अरब का हेरोडोटस कहते हैं, क्योंकि अरब मतलब कि जो काम हेरोडोटस ने विश्व स्तर पर किया वही काम अरब में अलमसूदी ने किया था। प्लेटो कौन थे भैया? तो प्लेटो का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे और अरस्तु के गुरु भी थे प्लेटो, ठीक है। वे निगमनात्मक तर्क पद्धति डिडक्टिव रीजनिंग के प्रणेता थे। उनका मानना था कि पार्थिव चीज़ें एक आदर्श प्रत्यय जगत यानी आइडियाज़ की खराब नकल यानी कॉपी मात्र है। प्लेटो ने प्राचीन यूनानी शहर एटिका की उर्वर मृदा के क्षरण का विवरण प्रस्तुत किया।
व्याख्या भी करी कि भाई जो यूनानी शहर की जो एटिका मिट्टी है उसके बारे में विस्तार से बताया कि किस तरह की चीज़ें अपने आदर्श रूप में विकृत हो जाती हैं, उसको बताया। प्लेटो ने अटलांटिस की कथा के बारे में बताया कि प्राचीन यूनानी सभ्यता पर किसी पश्चिमी अधिक विकसित सभ्यता द्वारा आक्रमण किया गया था। यूनानी सेना की विजय हुई और इसके ठीक बाद ही आक्रमणकारियों का मूल स्थान एक भयावह भूकंप में समुद्र में डूब जाता है। इस तरीके से एक प्रकार से प्लेटो ने बताया भूगोल के बारे में। तो प्लेटो बेसिकली फिलोसॉफर होने के साथ साथ एक भूगोलवेत्ता भी था। अगर आप लोगों ने जो है महासंग्राम रिवीजन क्लास नहीं देखी है 2024 और 25 की भूगोल पेपर 1 की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, तो देख ले जा करके। ये एक प्रकार से वीडियो मैंने कल परसों ही दे दी थी, तो आप जा करके इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। हालांकि आप वैसे देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे वीडियो वाले फॉर्मेट में, तो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का पेपर अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों से ही निवेदन है। ओके, चले भाई, तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ओके, पेपर 2 आज आप लोगों ने विस्तार से देख लिया। पेपर 1 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी आप लोगों ने देखा होगा। क्लियर? चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।